नमस्कार बच्चों, माय नेम इज़ संजीव कुमार भदौरिया, फिजिकल केमिस्ट्री प्रोफेसर इन मोशन। तो बच्चों, आज हम 11th क्लास का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जिसको हम एटॉमिक स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं परमाणु की संरचना। तो देखिए, 11th क्लास के अंदर ये जो चैप्टर है ये आपका बहुत ही बेसिक सा चैप्टर है। जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है या स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, इसमें हम बेसिकली एटम के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती है, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरीज कैसे हुई, एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन कैसे रिवॉल्व करते हैं, प्रोटॉन कहाँ पर होता है, न्यूट्रॉन कहाँ पर होता है। उसके बाद हम आगे इसी तरीके से इस चैप्टर के अंदर और बहुत सारी छोटी छोटी बेसिक टर्म्स देखेंगे जो कि हमें किसी एटम या मॉलिक्यूल या कंपाउंड के बनने के बारे में बताता है। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। तो देखिए, बहुत साल पहले जॉन डाल्टन नाम का साइंटिस्ट था। जॉन डाल्टन जो साइंटिस्ट था, उसने मैटर की एक डेफिनेशन दी थी। मैटर, जिसको हम हिंदी में द्रव्य भी कहते हैं। तो मैटर क्या होता है? वह कोई भी चीज जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो और जो त्रिविम में आयतन घेरती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं या द्रव बोलते हैं। तो देखिए, द्रव की अगर बात करी जाए तो द्रव्य बेसिकली क्या होता है? जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो और जो त्रिविम में आयतन घेरती हो, भाई उसको क्या कहते हैं हम लोग? द्रव्य कहते हैं। और इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं हम लोग? मैटर। ठीक है बच्चों, तो द्रव्य की क्या परिभाषा दी गई थी? वह कोई भी चीज जो त्रिविम के अंदर आयतन घेरती हो और जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? द्रव्य बोलते हैं। तो बहुत सालों तक ये माना जाता था कि द्रव्य जो है ये किससे बनता है? परमाणुओं से बनता है। और परमाणु जो होता है वही किसी द्रव्य के बनने की सबसे छोटी इकाई होती है। भाई जैसे द्रव्य की अगर हम बात करें तो इसके एग्जाम्पल्स, इसके टाइप कितने होते हैं? देखो, अगर इसके टाइप की बात करी जाए तो मैटर के टाइप कौन कौन से होते हैं? एक होता है हमारा ठोस, ठीक है, और क्या होता है हमारा? द्रव, और क्या होता है हमारा? गैस। ठीक है, तो अगर हम द्रव को भौतिक अवस्था के आधार पे वर्गीकृत करें तो वो 3 पार्ट में वर्गीकृत हो सकता है। पहला कौन सा होता है? ठोस। दूसरा कौन सा होता है? द्रव। और तीसरा कौन सा होता है? गैस। अब ठोस के अंदर आप एग्जाम्पल ले लीजिए, जितने भी एग्जाम्पल आपके ठोस सामने नजर आ रहे हैं वो सब क्या है? हमारे द्रव के एग्जाम्पल हो जाएंगे। जैसे कि क्या हो जाएगा? टेबल, ठीक है, चेयर। टेबल चेयर क्या होती है? ठोस होती है। आप हो गए, मैं हो गया, हम सब क्या हैं? ठोस हैं। तो हम सब किसके एग्जाम्पल हैं? द्रव के एग्जाम्पल हैं, और उसमें भी ठोस टाइप के एग्जाम्पल हैं। इसी तरीके से द्रव की अगर बात करी जाए तो द्रव क्या क्या हो सकता है हमारा? जैसे वाटर हो गया, कोई सा भी ऑयल ले लीजिए, तो वाटर और ऑयल ये क्या हो गए हमारे? लिक्विड हो गए, यानी कि द्रव हो गए। तीसरा क्या हो गया हमारा? गैस। गैस जैसे ऑक्सीजन गैस हो गई, एयर हो गई, ये क्या हो जाएंगे? इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। तो देखिए, द्रव को भौतिक अवस्था के आधार पर 3 भाग में वर्गीकृत हमने किया है, ठोस, द्रव और गैस, और इसके कुछ एग्जाम्पल्स हमने लिखे हैं। अभी थोड़ी देर पहले जैसा कि मैंने बोला था कि किसी भी द्रव्य के बनने की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या होती है? एटम, परमाणु। भाई मान लीजिए आपने क्या किया, एक द्रव्य लिया, मान लीजिए हमने पानी लिया, ठीक है। अब पानी क्या होता है? पानी का फॉर्मूला, सूत्र क्या होता है? H2O। अब H2O के अंदर अगर आप लोग ध्यान दें तो इसमें 2 हाइड्रोजन परमाणु है और 1 ऑक्सीजन परमाणु है, ठीक है। या मान लीजिए आप लोग लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर एक क्या है हमारा? कार्बन परमाणु है, और 2 क्या है? ऑक्सीजन परमाणु है। तो देखिए, क्या हम यहां से ये बोल सकते हैं कि किसी भी द्रव्य के बनने की जो सबसे छोटी इकाई है वो क्या होती है? परमाणु। देखो, आपके पास वाटर मॉलिक्यूल है, बॉस आपके पास एक बॉटल के अंदर क्या है? वाटर मॉलिक्यूल है। अब आप उस वाटर मॉलिक्यूल को डिवाइड करना शुरू कर दीजिए, पानी को गिराना शुरू करिए, गिराते 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 लास्ट में आपके पास क्या मिलेगा? एक H2O मॉलिक्यूल मिलेगा।
H2O मॉलिक्यूल को भी और डिवाइड करिए। H2O मॉलिक्यूल को जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 तो हाइड्रोजन परमाणु मिलेंगे और एक क्या मिलेगा आपको, ऑक्सीजन परमाणु मिलेगा। इस तरीके से मान लें आपके आसपास वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को आप डिवाइड करना शुरू करिए, आपको क्या मिलेगा, CO2 मॉलिक्यूल मिलेगा। अब जो CO2 मॉलिक्यूल है उसके अंदर क्या है, एक कार्बन परमाणु है और 2 क्या है, ऑक्सीजन परमाणु है। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि द्रव्य के बनने की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो परमाणु होती है। ठीक है, यानी कि हम परमाणु को और ज्यादा डिवाइड यानी उसके और ज्यादा टुकड़े नहीं कर सकते। भाई द्रव्य के आप टुकड़े करोगे तो अणु मिलेगा, अणु के टुकड़े करोगे तो परमाणु मिलेगा, परमाणु के अगर और टुकड़े करेंगे तो हमें नहीं मिलेगा, ऐसा जॉन डाल्टन ने बोला था। ठीक है, तो यहीं से एटम की परिभाषा आती है। देखिए एटम की परिभाषा क्या आती है, ये एक्चुअली पहले काफ़ी दूसरी लैंग्वेजेस चला करती थी तो उनसे बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप की टर्म्स आती थी। जैसे आप लोग बायोलॉजी के अंदर भी पढ़ेंगे, बहुत सारी टर्म लैटिन होंगी, स्पेनिश होंगी, फ्रेंच होगी। इसी तरीके से एटम भी दूसरे लैंग्वेज से आया है। बेसिकली जो एटम है ये एटोमियो था पहले, दूसरी लैंग्वेज में क्या होता है, ये एटोमियो। एटोमियो का मतलब क्या होता है, अनडिविजिबल, अनडिविजिबल, और हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको, अनकटेबल। अन का मतलब क्या होता है, नहीं किया जा सकता। डिविजिबल का मतलब डिवाइड, यानी जिसको और ज्यादा डिवाइड नहीं किया जा सकता। अनकटेबल यानी जिसको और ज्यादा नहीं काटा, काटना और डिवाइड करना देखो एक ही बात है। तो अनडिविजिबल और अनकटेबल है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एटोमियो से ये मतलब निकल के आया और बाद में हमने इसको क्या बोला, एटम बोला, और हिंदी में हम लोग इसको क्या बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं। तो बेसिकली परमाणु की परिभाषा क्या है, किसी भी द्रव्य के बनने की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं। तो परमाणु की हम लोग परिभाषा क्या लिख सकते हैं, परमाणु किसी द्रव्य के बनने की सबसे छोटी इकाई को परमाणु कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो किसी भी द्रव के बनने की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं हम लोग, परमाणु कहते हैं। तो देखो बहुत सालों तक ये माना जाता था कि परमाणु जो है उसको और ज्यादा हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते, यानी परमाणु जो है वही सबसे छोटी चीज है जिसके आधार पे ये डेफिनेशन भी दी गई है। ठीक है बच्चों, यानी कि हम उसको और ज्यादा डिवाइड नहीं करें। लेकिन उसके बाद बहुत सारी टेक्नोलॉजीज बढ़ी, नए नए एक्सपेरिमेंट्स हुए, तो उन सब में ये निकल के आया कि परमाणु को हम और ज्यादा डिवाइड कर सकते हैं, उससे भी छोटे पार्टिकल होते हैं, परमाणु जो है उससे भी छोटे पार्टिकल होते हैं। तो परमाणु से छोटे पार्टिकल आप लोग जानते हैं, 9-10 क्लास में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, क्या होते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, और भी बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। तो अब हम उन्हीं फंडामेंटल पार्टिकल यानी कि मूलभूत कणों की तरफ बढ़ने जा रहे हैं। मूलभूत कण यानी जिससे एटम मिलके बना है। अब मूलभूत कणों के अंदर सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन के बारे में, फिर पढ़ेंगे प्रोटॉन के बारे में, फिर पढ़ेंगे न्यूट्रॉन के बारे में, उनकी खोज कैसे हुई, उनमें क्या क्या ऑब्जर्वेशंस हुआ। तो वो सारी की सारी चीजें हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अगला टॉपिक डालिए, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रॉन की खोज, इलेक्ट्रॉन की खोज। अब इलेक्ट्रॉन की खोज किसकी मदद से हुई थी, कैथोड किरणों की मदद से। तो हम यहां पे लिख लेते हैं कैथोड किरण से। ठीक है बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन की खोज किससे हुई थी, कैथोड किरण से हुई थी। तो हम कैथोड किरण क्या होती है सबसे पहले इसको डिस्कस करते हैं, वहीं से अपने को क्या मिलेगा, इलेक्ट्रॉन मिलेगा। देखिए एक साइंटिस्ट था
जे थॉमसन जो साइंटिस्ट था, उसने ये बेसिकली रिसर्च करी थी, डिस्कवरी करी थी। उसने क्या किया, उसने एक सेटअप तैयार किया। तो सबसे पहले मैं सेटअप का डायग्राम बनाते हैं, फिर उसको हम डिस्कस करते हैं। देखिए सेटअप क्या था। ठीक है बच्चों, तो ये जे थॉमसन ने सेटअप तैयार किया था। तो देखो सेटअप के अंदर क्या है, ये जो आपको बाहर की नली दिख रही है, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज ट्यूब। इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज ट्यूब। देखो इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज ट्यूब जो है, आप लोगों ने आपके घरों में ट्यूबलाइट देखी होगी। वो जो ट्यूबलाइट है वो बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज ट्यूब है, ठीक है ना। अब इसके अंदर हमने क्या किया, ये जो दो प्लेट्स डाल दी, एक को हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच कर दिया, दूसरे को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अटैच कर दिया। जिसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच किया है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनोड। ध्यान रखिए बच्चों, जिस इलेक्ट्रोड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच किया है उसको हम लोग बोलते हैं एनोड। जिसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अटैच किया है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं, ठीक है। और इसके अंदर हमने कौन सी गैस भरी है, हाइड्रोजन गैस भरी है, जिसका प्रेशर हमने कितना रखा है, 10 की पावर -2 से 10 की पावर -4 एटीएम का प्रेशर रखा है। और जो पोटेंशियल डिफरेंस हमने अप्लाई किया है वो कितना अप्लाई किया है, 10 की पावर 4 वोल्ट अप्लाई किया है। तो ध्यान देने वाली बात यह है, हाइड्रोजन गैस रखी गई है, प्रेशर बहुत ज्यादा कम है और पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज्यादा है। जैसे ही जे थॉमसन ने ये सेटअप लगाया, ये कंडीशन से अप्लाई करी, वैसे ही क्या हुआ, वहां पे एक लाइट, एक चमकती हुई रोशनी पैदा हुई। जैसे अगर आप ट्यूबलाइट को देखें तो ट्यूबलाइट भी तो चमक पैदा करता है। आप लगातार उसको थोड़ी देर तक देखो, आपकी आंखें दुखने लग जाएगी, आप देख ही नहीं पाओगे वहां पे, ठीक है ना। सूरज को आप नहीं देख सकते लगातार, ऐसे ही एक चमकदार रोशनी वहां पे जनरेट हुई, पैदा हुई। और वो जो रोशनी थी, जो रेज थी वो हमारी कैथोड से एनोड की तरफ जा रही थी। ये कैथोड से एनोड की तरफ इस तरीके से किरणें जा रही थी। अब बच्चों देखो होता क्या है, जैसे अगर कोई राजस्थान से है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, राजस्थानी बोलते हैं। अगर मान लो महाराष्ट्र से है तो उसको क्या बोलते हैं, मराठी बोलते हैं। बंगाल से है, बंगाली बोलते हैं। इसीलिए साइंटिस्टों को लगा, जे थॉमसन को लगा कि भाई ये किरणें जो हैं कैथोड प्लेट से निकल के आ रही हैं, इसलिए उनको क्या नाम दे दिया, उन्होंने कैथोड किरणें नाम दे दिया, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पे ये जो आपको रेज नजर आ रही हैं, ये क्या है, हमारी कैथोड रेज, यानी कि कैथोड किरणें, ठीक है बच्चों। कंडीशन 10 की पावर 4 वोल्ट, 10 की पावर -2 से 10 की पावर -4 एटीएम प्रेशर, हाइड्रोजन गैस भरी हुई है। जैसे ये कंडीशन अप्लाई करी, कैथोड से एनोड की तरफ रेज जाती हुई नजर आई, जिनको हम लोग क्या बोलने लगे, कैथोड रेज बोलने लगे। अभी जो कैथोड रेज थी, इनकी साइंटिस्ट ने प्रॉपर्टीज ऑब्जर्व करी, ठीक है बच्चों। देखिए कोई भी नई चीज दिखती है तो उसके लिए हम भाई ये क्या है उस पर रिसर्च करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे ही साइंटिस्टों को ये चमकदार रोशनी जनरेट हुई नजर आई, तो उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च करनी स्टार्ट कर दी।
अब बहुत सारे साइंटिस्टों ने अलग अलग टाइप की रिसर्च करी थी और उसमें उन्होंने क्या 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 प्रॉपर्टीज मिली, वो प्रॉपर्टीज हमें अच्छे से डिस्कस करनी है। ठीक है बच्चों, तो क्या क्या प्रॉपर्टीज थी, तो जरा हम यहाँ पे लिख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। ठीक है बच्चों, कैथोड किरणों के गुणधर्म। तो कैथोड किरणों के गुणधर्म की अगर बात करी जाए तो देखो सबसे पहली जो इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी वो ये थी, यह सीधी रेखा में चलती है। यह सीधी रेखा या दिशा में प्रवाहित या चलती है। ठीक है, एक सीधी रेखा में चलती है, यानी यहां से चलनी शुरू हुई, एकदम नाक के सामने एकदम सीधी चलेगी, ऐसा नहीं है इधर 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 डिस्को डांस करते हुए चलेगी। ठीक है ना, तो यह सीधी रेखा में चलती है। कैथोड किरणें जो होती है ये क्या होती हैं, एक सीधी रेखा में चलती हैं। अब भाई साइंटिस्टों को कैसे पता चला यह सीधी रेखा में चलती हैं, तो भाई साइंटिस्टों ने क्या किया, ये जो एनोड थी ना, एनोड, इसके पीछे की तरफ क्या लगा दिया उन्होंने, फ्लोरोसेंट लगा दिया, फ्लोरोसेंट पाउडर। फ्लोरोसेंट पाउडर क्या होता है, ये चमक पैदा करने के काम में आता है। फ्लोरोसेंट स्क्रीन अगर हम लगा दें तो इसके ऊपर हमारी परछाई भी बन सकती है, चमक तो खैर पैदा होती है, ये परछाई भी यहाँ पे बन सकती है। कि स्क्रीन लगा दी, समझ लिया आप, एक स्क्रीन लगा दी। अब जो उन्होंने स्क्रीन लगाई तो भाई कैथोड किरणें यहाँ से चली और उनकी यहाँ पे एग्जैक्टली ये जो एनोड था, एनोड के पीछे की तरफ ही परछाई पड़ी। अब देखिए होता क्या है मान लीजिए सूरज है, अब जब मॉर्निंग का टाइम होगा तो आप लोग सूरज के सामने फेस करके खड़े हैं, तो सूरज की रोशनी आपके फेस पे आएगी और वो परछाई किधर बनेगी, पीछे की तरफ बनेगी। जब 12 बजेगा दोपहर का, तो दोपहर में सूरज कहाँ होगा, सर के ऊपर होगा, परछाई कहाँ बनेगी, पैरों के पास में बनेगी। जब रात का टाइम होगा तो मान लीजिए शाम हो गई, तो सूरज पीछे चला गया, आपकी परछाई आगे बने। क्यों, क्योंकि रेज जो सूरज की जो किरणें होती है वो एक सीधी रेखा में, सीधी रेज में ट्रेवल करती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। ऐसे ही जो कैथोड रेज होती है ये भी क्या होती है कि स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रेवल होती है। यहाँ से निकली एनोड की परछाई एग्जैक्टली पीछे बनी, तो वहां से उन साइंटिस्टों को ये पता चला कि कैथोड रेज आर ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। कैथोड किरणें जो होती हैं ये एक सीधी रेखा में चलती हैं। तो ये पहला ऑब्जर्वेशन था। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या था उनका, यह किरणें ऋणात्मक आवेशित कणों से मिलकर बनती हैं। तो भाई दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था कि ये जो किरणें होती हैं ये किससे मिलकर बनी हुई होती हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, ऋणात्मक आवेशित कणों से मिलकर ये किरणें हमारी बनी हुई होती हैं। अब उनको ये आइडिया कैसा लगा कि ये किरणें जो होती हैं ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से बनती है, तो उसके लिए देखिए क्या किया उन्होंने, यहाँ पे एक छोटा सा सेटअप लगाया उन्होंने। क्या किया उन्होंने, देखो बच्चों, उन्होंने क्या किया, यहाँ पे 2 प्लेट लगा दी, एक प्लेट इधर की तरफ और एक प्लेट इधर की तरफ। इसको कर दिया उन्होंने पॉजिटिव चार्ज, इसको कर दिया उन्होंने नेगेटिव चार्ज। अब देखो अगर ये किरणें नेगेटिव चार्ज से मिलकर बनी होंगी, कणों से मिलकर बनी होंगी, तो ये किसकी तरफ आकर्षित होंगी, पॉजिटिव प्लेट की तरफ। हुआ भी यही, ये जो नेगेटिव किरणें जब यहां से निकली जब यहां से ये चली तो ये किसकी तरफ आकर्षित हो गई, ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ आकर्षित हो गई। अब अगर कोई किरण पॉजिटिव प्लेट की तरफ आकर्षित हो रही है, इसका मतलब वो कैसे कणों से मिलके बनी है, नेगेटिवली चार्ज कणों से मिलके बनी है। तो यहीं से हमारा दूसरा पॉइंट आया, यह किरणें ऋणात्मक आवेशित कणों से मिलकर बनती हैं। इसके बाद उन्होंने तीसरा ऑब्जर्वेशन किया। तो देखिए अभी तक ये तो पता चल गया था कि ये किरणें नेगेटिव आवेशित कणों से मिलकर बनी है, लेकिन इस बात का भी पता नहीं चला था कि उनके ऊपर आवेश कितना है या उसका द्रव्यमान कितना है, वो हम अभी आगे देखेंगे। ठीक है, तो अभी केवल हमें क्या पता चला है, ये किरणें जो हैं ये ऋणात्मक आवेशित कणों से मिलकर बनी है, जो कि बाद में इलेक्ट्रॉन निकल के आए थे। ठीक है बच्चों, थैंक यू स्टूडेंट्स, हमें इतना प्यार देने के लिए।
डेली लाखों बच्चे हमारे वीडियो लेक्चर्स से फ़ायदा उठा रहे हैं, तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है उस लिंक पे जाके आप क्लिक करिए और अपना रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित कर लीजिए, ठीक है। और साथ ही साथ मेरी बच्चों से ये भी रिक्वेस्ट है, जिन बच्चों को डाउट सॉल्विंग और साथ ही साथ मटेरियल चाहिए, उसके लिए भी आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे जाके क्लिक करके वहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित कर सकते हैं। तो अभी हम थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। यह किरणें कणीय प्रवृत्ति की होती हैं। कणीय प्रवृत्ति की क्या, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मटीरियल नेचर, ठीक है ना। देखो अभी इसी चैप्टर के अंदर हम आगे पढ़ेंगे कि कोई भी वस्तु होगी, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, उसके दो प्रकार के नेचर होते हैं। एक होती है उनकी तरंगीय प्रवृत्ति और दूसरी होती है कणीय प्रवृत्ति। जैसे मान लीजिए सूरज से रोशनी आ रही है तो उसकी तरंगीय प्रवृत्ति होगी उस रोशनी की, ठीक है। मान लीजिए ट्यूबलाइट से रोशनी आ रही है, वो भी तरंगीय प्रवृत्ति होगी। मैं बोल रहा हूँ, वो भी तरंगीय प्रवृत्ति होगी। लेकिन मान लीजिए मैं हूं तो मैं खुद कौन सी प्रवृत्ति प्रदर्शित करूंगा, कणीय प्रवृत्ति प्रदर्शित करूंगा, ठीक है ना। मान लीजिए टेबल है या ये बोर्ड है या ये चौक है, आप हैं, मैं हूं, हम सब बड़ी बॉडीज है, हम सब कौन सी प्रवृत्ति को प्रदर्शित करते हैं, कणीय प्रवृत्ति को। हमारा कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है, ठीक है बच्चों। तो अभी हम इसके बारे में इसी चैप्टर के अंदर आगे और डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल थर्ड पॉइंट हम लोग लिखने चलते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, यह किरणें कणीय, कणीय को बोलते हैं हम लोग मटेरियल और पार्टिकल, ठीक है बच्चों। यह किरणें कणीय प्रवृत्ति की होती हैं। कौन सी प्रवृत्ति की होती है, कणीय प्रवृत्ति की। अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, यह किरणें हीटिंग इफेक्ट, ऊष्मीय प्रभाव, ऊष्मीय प्रभाव, हीटिंग इफेक्ट, ठीक है बच्चों। यह किरणें ऊष्मीय प्रभाव प्रदर्शित करती हैं। ठीक है, यह किरणें ऊष्मीय यानी कि हीटिंग इफेक्ट प्रदर्शित करती हैं। अब भाई इसका कैसे पता चला हीटिंग इफेक्ट प्रदर्शित करती हैं। देखिए आप अगर मान लीजिए एक टेनिस की बॉल ले रहे हैं, ठीक है या कोई सी भी बॉल ले लीजिए, उसको सामने वॉल पे लगातार इस तरीके से मारते रहिए। आपने 1000 बार, 2000 बार, 3000 बार उसको मारा, तो वो जो दीवार है और जो वो बॉल की सरफेस है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। बस इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट बोलते हैं। मान लीजिए आप उंगली इस तरीके से लगातार मारे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, तो यहाँ पे आपको थोड़ी देर में क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा और ये बॉल जो है ये भी क्या हो जाएगी, आपकी गर्म हो जाएगी, ठीक है। बस इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट बोलते हैं। तो हुआ क्या, जब ये कैथोड रेज यहाँ से चली और एनोड प्लेट के ऊपर टकराई, तो एनोड की जो प्लेट है ये क्या होनी शुरू हो गई, हीट अप होना शुरू हो गई, यानी कि गर्म होना शुरू हो गई, ठीक है बच्चों। बस इसी को क्या बोलते हैं, हम हीटिंग इफेक्ट बोलते हैं। तो यह किरणें ऊष्मीय प्रभाव प्रदर्शित करती हैं, ठीक है। 4 पॉइंट हो चुके हैं हमारे। अगले पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो बच्चों 5वां पॉइंट क्या है, यह किरणें जिस भी माध्यम से गुजरती हैं, जिस भी माध्यम से गुजरने का मतलब क्या है, मान लीजिए ये रूम है ना। अब इस रूम के अंदर क्या है, हवा भरी हुई है, तो ये रूम हमारा क्या हो गया, एक माध्यम हो गया। अब मान लीजिए इधर वाली साइड से कैथोड किरणें आई और इस साइड निकल गई, यानी हुआ क्या, इस माध्यम से कैथोड किरणें गुजरी, ठीक है बच्चों। तो जिस भी माध्यम से कैथोड किरणें गुजरती हैं वहां उपस्थित गैसों का क्या कर देती हैं, वो आयनीकरण कर देती हैं। अब आयनीकरण क्या होता है भाई, आयनीकरण बहुत ही सिंपल सा एक प्रोसेस है। इलेक्ट्रॉन निकालने की प्रक्रिया जो होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयनीकरण बोलते हैं। जैसे मान लीजिए सोडियम है आपका, अब सोडियम है उसमें से आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, ठीक है बच्चों। ये आपके पास क्या है, सोडियम है,
इस सोडियम में से आपने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। तो बस इसी को क्या बोलते हैं हम, आयनीकरण प्रक्रिया कहते हैं। अब इस रूम के अंदर देखो गैस तो है ही, चाहे ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, हीलियम गैस है, कोई ना कोई गैस तो होगी। तो अगर यहाँ से कैथोड किरणें गुजरेंगी तो वह उस माध्यम में उपस्थित गैसों का क्या कर देंगी, आयनीकरण कर देंगी। ठीक है बच्चों, तो अगला पॉइंट हमारा यही है। तो अभी हम 5th पॉइंट लिख लेते हैं। तो जो हमारा 5th पॉइंट है वह है माध्यम में उपस्थित गैस का आयनीकरण। ठीक है बच्चों, आयनीकरण मतलब आयोनाइजेशन। माध्यम में उपस्थित गैस का आयनीकरण कर देती है। ठीक है बच्चों, यही वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिससे हमें इलेक्ट्रॉन क्यों आया इसका पता लगेगा। ठीक है बच्चों, तो अभी हम इसको आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा जो छठा पॉइंट है वह यह है, इन गैसों के अंदर गतिज ऊर्जा उपस्थित होती है। देखिए गतिज ऊर्जा कैसे उपस्थित होती है। अब ये गैस है, यहाँ से ये जो किरणें हैं यहाँ से वहां तक चल रही हैं, इसका मतलब भाई इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी तो होगी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी उपस्थित होती है। ठीक है बच्चों, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, यह गैसें, यह किरणें नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, यानी आपने इलेक्ट्रोड किसका लिया है, गोल्ड का लिया है, सिल्वर का लिया है, कॉपर का लिया है, ग्रेफाइट का लिया है, उस पर डिपेंड नहीं करती हैं। ये किरणें आपके इस इलेक्ट्रोड के नेचर पे निर्भर नहीं होती हैं। यह किरणें इलेक्ट्रोड के नेचर पर निर्भर नहीं होती हैं। तो बच्चों ये किरणें जो हैं ये इलेक्ट्रोड के नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं होती हैं। ठीक है ना, क्यों नहीं होती हैं अभी हम देखते हैं इसको। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है हमारा, यह किरणें गैस पर निर्भर नहीं होती। क्या मतलब है कि यानी अगर आपने यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह कोई दूसरी भी गैस अगर भरी होती ना, तो भी वो कैथोड किरणें उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती। जो हाइड्रोजन गैस में जैसा उनका नेचर था वैसा ही नेचर ऑक्सीजन में होगा, वैसा ही नेचर किसी दूसरी गैस के अंदर होगा। ठीक है ना, तो यह किरणें गैस पर निर्भर नहीं होती। आप कोई सी भी गैस उसके अंदर भरो, उसके ऊपर इनकी डिपेंडेंसी नहीं होती है। ठीक है बच्चों, तो देखो ये कुछ इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज यानी कैथोड किरणों के गुणधर्म। अब ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स थे ये आप लोगों को ध्यान रखने हैं, इनके ऊपर कई बार क्वेश्चंस हमारे बन जाते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है बेटा, देखो 11th क्लास बच्चों बहुत ही बेसिक होती है। अगर 11th क्लास के सारे टॉपिक आपके अच्छे से कवर है, आपने सारा अच्छे से पढ़ा है, ठीक है, तो 12th क्लास में आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ठीक है, और कॉम्पिटिटिव पेपर में 11th क्लास का जो पोर्शन है वो कहीं ना कहीं 12th क्लास के मुकाबले ज़्यादा आता है। तो आप लोग 11th क्लास पे अच्छे से फोकस करिए, फ्रॉम डे वन से आप लोग अच्छे से पढ़ना शुरू करिए। अगर आपने बीच में मक्कारी करी तो कहीं ना कहीं आपको आगे उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो हमने पहला पॉइंट प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज इसके अंदर डिस्कस किया। ठीक है, यहाँ तक कोई भी डाउट है तो आप लोग बताइए। अभी हम आगे बढ़ते हैं, हम ये देखते हैं। अच्छा देखो, ये तो हमने देख लिया कैथोड किरणों की खोज कैसे हुई। ठीक है, बाद में वो जो कण थे उन कणों की जब स्टडी करी गई
और जैसे कि अभी हमने प्रॉपर्टीज के अंदर पढ़ा है, तो बाद में उनको क्या नाम दिया गया, इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया। ठीक है बच्चों, तो बाद में उन कणों को क्या नाम दिया गया, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, और उसका सिंबल क्या दिया गया, ई माइनस। इसके ऊपर जो चार्ज होता है यानी जो आवेश होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का आवेश बाद में जब कैलकुलेट किया तो वो कितना निकल के आया, माइनस। अच्छा, माइनस साइन क्यों है, क्योंकि ये ऋणात्मक आवेशित होती है। -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, और इसका जो द्रव्यमान निकल के आया, वो द्रव्यमान कितना निकल के आया, 9.11 इंटू 10⁻31 kg। अच्छा बच्चों, अगर kg को ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो अगर आप ग्राम में मास लिखना चाहो तो कितना हो जाएगा, 9.11 इंटू 10⁻28 ग्राम। ये हो जाएगा आपका ग्राम के अंदर मास। तो ये हो गया आवेश और ये हो गया इसका द्रव्यमान। ठीक है बच्चों, अभी इसकी और हम आगे दूसरे पार्टिकल्स के साथ इसका कंपैरिजन करेंगे। अभी फिलहाल हम चलते हैं, जैसे हमने इलेक्ट्रॉन यानी कैथोड किरणों की खोज के बारे में पढ़ा, एग्जैक्टली वैसे ही हमें एनोड किरणों की खोज कैसे, एनोड किरणों से प्रोटॉन की खोज कैसे हुई थी उसके बारे में डिस्कशन करना है। तो देखो बच्चों, क्या होता था पहले के ज़माने में, भाई आज की डेट में तो हम लोगों में जलन भावना नाम की कोई चीज़ है नहीं। अब भाई मान लो मेरे पास मारुति 800 है, पड़ोसी के पास मारुति मर्सिडीज़ है, तो देखो मेरे को जलन तो होने वाली नहीं है। ठीक है ना, जलन क्यों नहीं होने वाली, क्योंकि ठीक है वो अपनी ज़िंदगी में मस्त है, मैं अपनी ज़िंदगी में मस्त हूँ। है, तुम ही बताओ, तुम्हारे दोस्त के अगर फर्स्ट रैंक आ जाए और तुम फेल हो जाओ तो क्या तुम्हें जलन होगी, नहीं होगी। तो देखो आज की डेट में कोई जलन भावना नहीं होती, लेकिन पुराने ज़माने में क्या होता था, साइंटिस्टों में जलन भावना बहुत होती थी। असल में वो जलन भावना नहीं होती थी, वो कंपटीशन होता था, नॉलेज के प्रति कंपटीशन। तो आप लोगों को भी यही करना है, नॉलेज के प्रति कंपटीशन रखना है। कंपटीशन रखोगे तो ही आगे बढ़ोगे। तो देखो अपन टॉपिक पे आते हैं। बात क्या है, पुराने ज़माने में भाई साइंटिस्ट जो है वो कम्पिटिटिव हुआ करते थे। अब जे थॉमसन ने कैथोड किरणों की खोज तो कर ली, ठीक है, दूसरे साइंटिस्टों ने सोचा कि यार इसमें और कुछ ना कुछ कमियां तो निकल के आएंगी, तो उसमें खामियां ढूंढना शुरू कर देते थे। तो देखो जब वो खामियां ढूंढते थे तो कई बार क्या होता था, उल्टा चमत्कार हो जाता था। चमत्कार कैसे हो जाता था, कुछ ना कुछ नई चीज की खोज हो जाती थी। ऐसे ही जब साइंटिस्ट लोग कैथोड किरणों की खोज में कुछ कुछ कमियां ढूंढ रहे थे, तो वहां पे एक नई प्रकार की किरणों की खोज हुई। वो जो नई प्रकार की किरणें थी वो क्या थी, एनोड किरणें थी। तो आइए अब हम एनोड किरणों के टॉपिक के ऊपर चलते हैं, वहां से हम लोग देखेंगे कि प्रोटॉन कैसे आया। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों, जो प्रोटॉन की खोज थी वो किससे हुई थी, हमारी एनोड किरणों की मदद से हुई थी। अब एनोड किरणों की मदद से कैसे हुई थी, देखो साइंटिस्टों में जलन भावना तो थी ही, उन्होंने क्या किया भाई, कैथोड किरणों में खामियां ढूंढनी शुरू करी। कैसे खामियां ढूंढी, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक पैर दोबारा से जे थॉमसन का वो सेटअप बना देता हूँ जिससे वो कैथोड किरणों की उसने खोज करी थी, फिर हम उसमें खामी कैसे ढूंढी वो देखते हैं। तो पहले मैं सेट बना देता हूँ, ठीक है, डायग्राम बना देता हूँ। इस बार जो है मैं छोटा सा बना रहा हूँ, ठीक है, एग्जैक्टली वैसा ही सेटअप है, कोई खास चेंज उसके अंदर है नहीं। तो मैं छोटा सा ही इसको बना देता हूँ। यहाँ से मैं वायर ले लेता हूँ, बैटरी के पॉजिटिव नेगेटिव से अटैच कर देता हूँ। दिस इज़ पॉजिटिव, दिस इज़ नेगेटिव। ये हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसको हम लोग क्या बोल देंगे, अभी एनोड बोल देते हैं। इसको क्या बोल देंगे हम लोग, कैथोड बोल देंगे। यहाँ हमने वैक्यूम बनाने के लिए निकास निकाल दिया ताकि हम अंदर की हवा को बाहर निकाल सकें, टू क्रिएट वैक्यूम। देखो वैक्यूम का मतलब क्या होता है, बेसिकली जहाँ पे प्रेशर जीरो हो जाए उस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, वैक्यूम बोलते हैं। जैसे अगर आप अंतरिक्ष की बात करो तो अंतरिक्ष के अंदर क्या है, वैक्यूम है भाई, वहाँ पे हवा तो है ही नहीं, यानी प्रेशर कितना है, जीरो है। यहाँ पे तो प्रेशर जीरो नहीं है ना, यहाँ पे तो 1 atm का प्रेशर है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से वैक्यूम का मतलब क्या है, जहाँ पे प्रेशर, हमने अंदर की पूरी हवा क्या करनी है, बाहर निकालनी है और फिर उसके अंदर हाइड्रोजन गैस भरनी है, ठीक है बच्चों। तो अभी हमने इसके अंदर क्या भर दिया, हाइड्रोजन गैस भर दी। प्रेशर कितना रख दिया हमने यहाँ पे, वही 10⁻⁻2 से लेकर 10⁻⁻4 atm रख दिया।
पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया 10⁴ वोल्ट। कैथोड किरणें जाती हुई नज़र आई चुकी हैं आप लोगों को, ये कैथोड किरणें जाती हुई नज़र आ गई कैथोड से एनोड की तरफ। ठीक है भाई, तो कैथोड किरणें जो हैं वो एनोड की तरफ जा रही हैं। अब ये जो कैथोड किरणें हैं ये एनोड की तरफ चली गई। इसके बारे में हमने पूरी डिस्कवरी, देखो हुआ क्या, साइंटिस्ट जो है, ठीक है, उन्होंने ये जो कैथोड है इसको क्या किया, परफोरेटेड कैथोड बना दिया। अब ये परफोरेटेड कैथोड क्या बना है, परफोरेटेड। तो परफोरेटेड को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, जालीदार। जालीदार क्या होती है भाई, आपने मच्छर जाली देखी होगी ना, बस समझ लीजिए उसको काट के उन्होंने क्या बना दिया, इलेक्ट्रोड बना दिया। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, परफोरेटेड। तो इस तरीके से जालीदार क्या बना दिया, कैथोड बना दिया। तो जब ये जालीदार कैथोड बनाया तो देखो कैथोड से एनोड की तरफ किरणें तो जाती हुई नजर आई ही आई, लेकिन वहां पे एक और तरीके की किरणें नजर आई, चमकदार रोशनी के साथ एक और तरीके की किरणें नजर आई। और वो किरणें इधर कैथोड के पीछे की तरफ नजर आई। ठीक है बच्चों, कहाँ नजर आई, कैथोड के पीछे की तरफ। तो कैथोड किरणें जो थी वो तो कैथोड और एनोड प्लेट के बीच में नजर आई, लेकिन एनोड किरणें कहाँ नजर आई, कैथोड के पीछे की तरफ। अच्छा, ये कैथोड से एनोड की तरफ जा रही थी और ये उसकी उल्टी डायरेक्शन में जा रही थी। ठीक है, तो साइंटिस्टों को लगा कि भाई ये जो जैसे कैथोड से ये किरणें निकल रही हैं वैसे ही एनोड से भी ये किरणें निकल रही होंगी। तो उन्होंने इसका नाम क्या दे दिया, एनोड किरणें नाम दे दिया, एनोड रेज। तो देखो एक छोटे से चेंज की वजह से, देखो बाकी और कुछ चेंज किया क्या, नहीं किया ना, एक छोटा सा ही तो चेंज किया, उन्होंने उसको परफोरेटेड जालीदार बना दिया। एक छोटे से चेंज से क्या हो जाता है, एक नए एक्सपेरिमेंट की, एक नए टाइप के पार्टिकल्स की डिस्कवरी हो गई वहां से। ठीक है बच्चों, तो एनोड रेज हमें यहाँ से मिली। अब जैसे हमने भाई कैथोड रेज की डिस्कवरी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, गुणधर्म पढ़े थे, वैसे ही एनोड किरणों के भी हमें क्या करने हैं, गुणधर्म पढ़ने हैं। तो देखो एनोड किरणों के गुणधर्म जो हैं वो एग्जैक्टली किसकी तरह है, कैथोड किरणों की तरह ही है। ठीक है, जैसे पहला पॉइंट क्या था भाई, सीधी रेखा के अंदर चलती हैं, ये भी क्या होती हैं, एक सीधी रेखा में चलती हैं। ठीक है, दूसरा अलग पॉइंट है, इसको अलग लिखना है आपको। ठीक है, जो डिफरेंट पॉइंट्स हैं उनको मैं मेनली हाईलाइट कर रहा हूँ, बाकी पॉइंट्स एज इट इज आपको लिखने हैं। पहला पॉइंट, सीधी रेखा के अंदर चलती हैं, एनोड किरणें भी सीधी रेखा में चलती हैं, कैथोड किरणें भी सीधी रेखा में चलती हैं। दूसरा पॉइंट, कैथोड किरणों के अंदर ये बोला गया था कि ये जो किरणें होती हैं ये ऋणावेशित यानी कि नेगेटिवली चार्ज कणों से मिलकर बनती हैं, जो कि बाद में इलेक्ट्रॉन निकल के आए थे। लेकिन ये जो किरणें होती हैं ये धनावेशित कणों से मिलकर बनती हैं। ठीक है ना, पॉजिटिव आवेश, पॉजिटिव आवेशित कण, कणों से मिलकर बनती हैं। ठीक है बच्चों, तो ये जो किरणें होती है यानी एनोड किरणें जो होती हैं ये धनावेशित यानी कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से मिलके बनती हैं, जो कि बाद में क्या निकल के आया, प्रोटॉन निकल के आया। तो पहला डिफरेंट पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है इनका, भाई जैसे उसके अंदर क्या था कैथोड किरणों के अंदर कि भाई ये कणीय प्रवृत्ति की होती है, ऐसे ही ये किरणें भी क्या होती हैं, कणीय प्रवृत्ति की होती हैं। ठीक है, वो भी कणीय प्रवृत्ति की थी कैथोड किरणें, एनोड किरणें भी क्या होती है हमारी, कणीय प्रवृत्ति की होती हैं। अगला पॉइंट, उनके अंदर कैथोड किरणों के अंदर क्या था, ऊष्मीय प्रभाव था यानी कि हीटिंग इफेक्ट था। इनके अंदर भी सेम है, इनके अंदर भी क्या है, हीटिंग इफेक्ट है, सेम पॉइंट, कोई भी चेंज नहीं है। अगला पॉइंट, उन किरणों में काइनेटिक एनर्जी होती थी, इन किरणों में भी काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। अगला पॉइंट, वो किरणें जो होती हैं जिस भी माध्यम से गुजरती थी वहां पे उपस्थित गैसों का क्या कर देती थी, आयनीकरण कर देती थी, लेकिन ये किरणें उन माध्यम में उपस्थित गैसों का आयनीकरण नहीं कर सकती हैं। डिफरेंट पॉइंट है, याद रखना है हमें। क्या है डिफरेंट पॉइंट, कैथोड किरणें जिस भी माध्यम से गुजरती थी वहां पर उपस्थित गैसों का क्या कर देती थी, वो आयनीकरण कर देती थी। लेकिन ये जो एनोड किरणें होती हैं ये माध्यम में उपस्थित गैसों का आयनीकरण नहीं कर पाती हैं। ठीक है बेटा,
अभी अगला पॉइंट, ये डिफरेंट पॉइंट था, ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट, इन्हीं डिफरेंट पॉइंट्स पर ही क्वेश्चन बनने होते हैं, ठीक है। अगले पॉइंट की बात करते हैं। अगला पॉइंट क्या था हमारा कि जो कैथोड किरणें होती हैं वो इन इलेक्ट्रोड के नेचर पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है। हमने पढ़ा था ना कि भाई कैथोड किरणें जो होती हैं इलेक्ट्रोड के नेचर, आप गोल्ड का ले लो, ग्रेफाइट का ले लो, डायमंड का ले लो, उसके नेचर पे इनकी डिपेंडेंसी नहीं होती। सेम ऐसे ही एज इट इज जो एनोड किरणें होती हैं, इनका भी जो नेचर होता है, जो इनका गुणधर्म होता है, वो इन इलेक्ट्रोड्स के नेचर के ऊपर निर्भर नहीं करता है। दोनों के अंदर सेम पॉइंट, ठीक है बच्चों। इलेक्ट्रोड के नेचर पर निर्भर। प्यारे बच्चों, हमें रोज लाखों कमेंट्स आते हैं कि सर इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए, ये वाला टॉपिक सर एक्सप्लेन कर दीजिए। कोई फिजिक्स के टॉपिक के लिए पूछता है, कोई केमिस्ट्री के टॉपिक के लिए पूछता है, ठीक है बच्चों। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल पर जाकर उसको एक बार सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ में जो बेल नोटिफिकेशन है उसको भी आप क्लिक कीजिए, क्योंकि उससे होगा क्या, जो भी हम नए वीडियोज़ अपलोड करेंगे वो आप तक हैंड टू हैंड आ जाएगा और आपसे कोई भी वीडियो मिस नहीं होगी। हम ऐसा बोल क्यों रहे हैं बच्चों, क्योंकि होता क्या है, जो टॉपिक्स की आप डिमांड कर रहे होते हैं उस पर हमने ऑलरेडी वीडियो बना के डाली हुई होती है, ठीक है। तो वो आपको सर्च करेंगे वहां पे तो बहुत ही इजीली अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। तो आप वहां पर जाइए, एक बार सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। नहीं होता, ठीक है बेटा। सेम पॉइंट, जो कैथोड किरणें होती हैं वो भी इलेक्ट्रोड के नेचर पे निर्भर नहीं करती, ऐसे ही जो कैथोड किरणें होती हैं वो भी इलेक्ट्रोड के नेचर पे डिपेंड नहीं करती। अगले पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला पॉइंट, कैथोड किरणें जो होती हैं वो गैस के नेचर पे डिपेंड नहीं करती, ये हमने पढ़ा था। लेकिन एनोड किरणें जो होती हैं ये गैस के नेचर के ऊपर डिपेंड करती ही करती हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट और डिफरेंट पॉइंट भी है। क्या? गैस के नेचर या प्रवृत्ति पर निर्भर होती हैं। ठीक है बच्चों, तो क्या है हमारा, गैस के नेचर पर निर्भर होती हैं, ठीक है। तो एक बार रिपीट कर लेते हैं। सीधी रेखा पॉजिटिव आवेशित कणों से मिलकर बनती है, कणीय प्रवृत्ति की होती है, हीटिंग इफेक्ट होता है, काइनेटिक एनर्जी होती है, इलेक्ट्रोड के नेचर पर निर्भर नहीं करती, गैस के नेचर पर निर्भर होती हैं। बाद में इनकी और स्टडी करी गई तो यही जो कण है ये निकल के क्या है हमारे, प्रोटॉन। तो प्रोटॉन का जो आवेश होता है उसको देखते हैं जरा हम। प्रोटॉन के ऊपर आवेश कितना होता है, देखो इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना आवेश था, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम का। इनके ऊपर भी कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम का। बस वो होता कैसा है, पॉजिटिव आवेश होता है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, +1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, ठीक है। और जो इनका द्रव्यमान होता है, देखो प्लस क्यों, वो नेगेटिव क्यों था, क्योंकि वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स यानी नेगेटिव प्रवृत्ति की थी। इन पे पॉजिटिव आवेश होता है, इसीलिए क्या है यहाँ पे प्लस दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, द्रव्यमान की अगर बात करी जाए तो इनका द्रव्यमान कितना होता है, 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg। अगर आप इसको ग्राम में कन्वर्ट करते हो तो 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम, ठीक है बच्चों। तो ये थी हमारी प्रोटॉन की खोज एनोड किरण से। तो हमारी इलेक्ट्रॉन की खोज हो चुकी है बाय द हेल्प ऑफ कैथोड किरणें, प्रोटॉन की खोज हो चुकी है बाय द हेल्प ऑफ एनोड किरणें, ठीक है। अब देखो एक यहाँ पे तिलिस्मी बात कि भाई ये एनोड किरणें और कैथोड किरणें आई कहाँ से। हमने फलाना ढिमकाना सारी चीजें तो पढ़ ली, इनकी प्रॉपर्टीज तो पढ़ ली, अब ये किरणें आई कहाँ से भाई, ये तो देखना है हमें। तो उसको जरा हम लोग समझते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे लॉजिक हम लोग लगाने जा रहे हैं। अब वो इंपॉर्टेंट लॉजिक क्या है, जरा उसको हम लोग समझते हैं।
देखना लॉजिक क्या था बच्चों, भाई इधर मान लो आपका ये पॉजिटिव प्लेट है, इधर मान लो आपका ये नेगेटिव प्लेट है, ठीक है, यानी ये हमारा एनोड था और ये हमारा कैथोड था। अब यहाँ पे हमने कौन सी गैस भरी थी, हाइड्रोजन गैस भरी थी। हाइड्रोजन गैस मतलब क्या हो गया हमारा, H2 हो गया। H2 जो है ये हमारा टूट गया हाइड्रोजन परमाणु में। अब हाइड्रोजन परमाणु जो है इसमें एक तो होता है हमारा ये नाभिक यानी कि प्रोटॉन, और ये होता है हमारा इलेक्ट्रॉन। भाई हम तो जानते हैं ना, उस वक्त साइंटिस्ट नहीं जानते थे, लेकिन हम तो ये जानते हैं ना कि हाइड्रोजन के अंदर होता है एक प्रोटॉन और एक ही होता है उसमें इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ, जो हाइड्रोजन अणु था पहले वो हाइड्रोजन परमाणु में टूटा, फिर हाइड्रोजन परमाणु जो है वो किस में टूट गए भाई, इलेक्ट्रॉन में टूट गए, और ये पॉजिटिवली चार्ज आवेशित कण यानी कि प्रोटॉन में टूट गए। अब ये तो मैंने एक परमाणु की बताई, ऐसे ही वहां पे बहुत सारे परमाणु होंगे, ठीक है। तो बहुत सारे परमाणु होंगे तो ये सारे बहुत सारे परमाणुओं में से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, बहुत सारे प्रोटॉन निकलेंगे। तो जो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन हैं ये एक ही डायरेक्शन में चलना शुरू करेंगे। कैसे, अच्छा देखो प्रेशर कम क्यों रखा था, प्रेशर मान लीजिए कि भाई ये है, इसको मैंने ऐसे जोर से प्रेशर लगा रखा है तो ये नहीं टूटेगा, मैंने प्रेशर हल्का कर दिया, मान लीजिए ऐसे जोर से प्रेशर लगाया हुआ है मैंने, ठीक है, तो ये नहीं टूटेगा। अब मैंने प्रेशर हल्का कर दिया, हल्का कर दिया, हल्का कर दिया, अब इसको तोड़ना क्या होगा, कहीं ना कहीं आसान होगा। देखिए मान लो आपको कोई चीज़ उठानी है, ठीक है, कोई चीज़ रखी हुई है आपको उठानी है, मैंने ऐसे प्रेशर लगाया हुआ, प्रेशर ज़्यादा लगाया हुआ है, तो क्या आप इसको उठा सकते हो, नहीं उठा सकते हो। लेकिन अगर मान लो मैंने प्रेशर हल्का कर दिया, अब आपको उठाने में कहीं ना कहीं आसानी होगी। बस यही लॉजिक यहाँ पे काम करा, जो हमने कम प्रेशर रखा था उस कम प्रेशर की वजह से इस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल पे कम प्रेशर लगा, कम प्रेशर लगा तो ये आसानी से क्या हुआ, हाइड्रोजन परमाणु के अंदर टूट गया। हाइड्रोजन परमाणु पे भी कम प्रेशर लगा जिसकी वजह से वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के अंदर विखंडित हो गए। तो कम प्रेशर रखने से हमें फायदा क्या हुआ, हमें फायदा ये हुआ कि जो हमारा परमाणु था उस परमाणु में से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों क्या हो गए, अलग अलग हो गए, ठीक है बच्चों। तो कम प्रेशर इसलिए हमने रखा था। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आप लोगों को याद हो तो इन दोनों के बीच में जो हमने पोटेंशियल डिफरेंस रखा था ना, वो 10 की पावर 4 वोल्ट था, 10,000 वोल्ट 10,000 वोल्ट समझते हैं आप लोग, 10,000 वोल्ट बहुत ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होता है। 10,000 वोल्ट जैसे आपने हाई टेंशन लाइन देखी होंगी, ऐसे मोटे मोटे वायर जो हैं वो ऊपर से जाते हैं, आपने हाईवेज वगैरह के बगल में देखे होंगे, तो उनमें 10,000 वोल्ट या उससे ज़्यादा का पोटेंशियल डिफरेंस से करंट फ्लो करता है, तो वो जो है बहुत ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो 10,000 वोल्ट हमने इनके बीच में क्या रखा, पोटेंशियल डिफरेंस रखा, 10 की पावर 4 वोल्ट का हमने क्या रखा था, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस रखा था। अब ये इतने ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इस इलेक्ट्रॉन पे इस पॉजिटिव प्लेट की वजह से बहुत ही ज़्यादा आकर्षण बल लगना शुरू हुआ, और इस नेगेटिव प्लेट की वजह से इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रतिकर्षण बल लगना शुरू हुआ। तो ये इसको प्रतिकर्षित कर रहा है, ये इसको आकर्षित कर रहा है, तो ओवरऑल सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में तो चलना शुरू हो जाएंगे, कैथोड से एनोड की तरफ। और यही तो हुआ था, कैथोड से एनोड ही तो किरणें जा रही थी, जिन्हें कैथोड किरणें कहा था। तो भैया ये जो इलेक्ट्रॉन है ये सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में जाना शुरू हो गए, नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ, यही हुआ था, इन्हीं को तो कैथोड किरणें कहा था, ठीक है बच्चों। और इसका उल्टा हुआ प्रोटॉन के साथ, ठीक है प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन के ऊपर इस पॉजिटिव प्लेट से तो प्रतिकर्षण लगना शुरू हुआ और इस नेगेटिव प्लेट से आकर्षण लगना शुरू हुआ, तो ये भी तो एक ही डायरेक्शन में चली गई, किधर, एनोड से कैथोड की तरफ। इन्हीं को तो हमने एनोड किरणें कहा था भाई, ये जो है हमारी कैथोड रेज थी, ठीक है, और ये क्या है, हमारी एनोड रेज हो गई, बस सिंपल। तो बेसिकली हाइड्रोजन गैस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कैथोड रेज एंड एनोड रेज। जो हाइड्रोजन गैस थी वो कैथोड किरणें और एनोड किरणों के पीछे रेस्पॉन्सिबल थी बच्चों, ठीक है। तो ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे क्या क्या पॉइंट क्लियर किए मैंने कि भाई कम प्रेशर क्यों रखा गया था, दूसरा ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस क्यों रखा था, इतना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ही प्रतिकर्षण बल जल्दी लगा और चीजें तेजी से एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर
भागी, ठीक है। और उन्हीं की वजह से क्या हुआ, कैथोड रेज और एनोड रेज की डिस्कवरी हुई, ठीक है। इसके बाद अभी आगे बात करते हैं, ये 2 पॉइंट तो हमने क्लियर कर लिए कि भाई इतना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस क्यों था और इतना कम हमने प्रेशर क्यों रखा। अब बात करते हैं हम लोग कि हमने हाइड्रोजन गैस को ही क्यों चूज किया, किसी दूसरे गैस को चूज क्यों नहीं किया वहां पे। तो उस वाले पॉइंट को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखो भाई, हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस के अंदर आपका एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। भाई न्यूट्रॉन तो उसके अंदर होता ही नहीं है। कैसे नहीं होता ये अभी आगे हम डिस्कस करते हैं। तो भाई हाइड्रोजन एटम की अगर बात करी जाए तो हाइड्रोजन एटम के अंदर क्या हो गया, एक तो हो गया प्रोटॉन सेंटर में नाभिक के अंदर, और एक क्या हो गया हमारा ये इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर हाइड्रोजन एटम की जगह कोई दूसरा एटम ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए आप हीलियम एटम ले लेंगे, तो हीलियम एटम की अगर बात करी जाए, हीलियम एटम के अंदर क्या होता है आपका, हीलियम एटम के अंदर हमारे दो तो होते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और दो होते हैं प्रोटॉन और दो होते हैं न्यूट्रॉन। तो ये जो दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन हैं, इनसे मिलके बनता है हमारा नाभिक, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, दो प्रोटॉन हो जाएंगे, दो न्यूट्रॉन हो जाएंगे, इनसे मिलके तो बन गया हमारा नाभिक। और इसके चारों तरफ होते हैं हमारे दो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इलेक्ट्रॉन इधर। अब मान लीजिए ये सारी कंडीशंस हमने लगा दी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये इलेक्ट्रॉन अलग हो गया और ये प्रोटॉन अलग हो गया। अब देखो यहाँ पे तुम्हें इलेक्ट्रॉन ही मिला और केवल प्रोटॉन ही मिला, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तो आपको दो इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन, ये तो नाभिक से अलग नहीं होंगे ना। तो यहाँ पे देखो, अभी भी इलेक्ट्रॉन से कैथोड रेज तो मिल गई, इलेक्ट्रॉन से हमें कैथोड रेज तो मिल गई, लेकिन एनोड, अच्छा उनकी इलेक्ट्रॉन है यानी उनकी प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी, लेकिन जो एनोड किरणें हैं यहाँ तो केवल प्रोटॉन से मिलके बनी है, यहाँ दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन से मिलके बनी है। तो नोट करो, क्या कैथोड किरणें हमारी नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करेंगी, नहीं करेंगी। लेकिन क्या एनोड किरणें हमारी नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करेंगी, तो हाँ बिल्कुल करेंगी। यहाँ पे प्रोटॉन है, जबकि यहाँ पे वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके बनी है, तो दोनों केस में उनका नेचर क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा, ठीक है बच्चों। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो हमारे उस एक्सपेरिमेंट के अंदर रह गए थे, तो वो पॉइंट्स अभी मैंने आपके क्लियर कर दिए हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी कैथोड रेज, एनोड रेज। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, अभी हम लोग क्या करते हैं, न्यूट्रॉन की खोज के बारे में और डिस्कशन कर लेते हैं, और उसके बाद कंबाइन करके इनकी प्रॉपर्टीज मीन्स इनके आवेश को और इनके द्रव्यमान को हम लोग लिख लेंगे, जो जगह जगह हमारे यूज में आएंगे, ठीक है बच्चों। तो अभी हम चलते हैं हमारे अगले पॉइंट की तरफ, और वो पॉइंट क्या है हमारा, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। न्यूट्रॉन की खोज। तो देखो, कैथोड किरणें और एनोड किरणें, अच्छा कैथोड किरणें और एनोड किरणों के बाद न्यूट्रॉन की खोज हुई थी। सबसे पहले कैथोड आया था, उसके बाद एनोड आया था, फिर न्यूट्रॉन आया था। तो देखो, कैथोड किरणें और एनोड किरणें, इन दोनों की खोज तो लगभग एक जैसे तरीके के एक्सपेरिमेंट से ही हो चुकी थी, लेकिन न्यूट्रॉन की खोज ऐसी नहीं हुई थी। न्यूट्रॉन की खोज थोड़ी अलग तरीके से थी। देखो हुआ क्या, जेम्स कैडविक नाम का एक साइंटिस्ट था, वंस अपॉन अ टाइम जेम्स कैडविक नाम का एक साइंटिस्ट था। उसने क्या किया, इस तरीके से बेरिलियम की प्लेट ली, ठीक है। अब ये जो बेरिलियम की प्लेट थी, इसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है, अल्फा पार्टिकल क्या होता है तो मैं भी हल्का सा आइडिया देता हूँ, बाकी अभी हम इसको देखते हैं। तो भाई देखिए, अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम+2 आयन होता है। अब हीलियम+2 आयन जो है ये अल्फा पार्टिकल हो गया। अभी इतना ध्यान रखिए, इसको हम आगे अभी डिस्कस करते हैं, ये रेडियो एक्टिविटी का पार्ट है, ठीक है। तो उसको भूल जाइए, बस इतना ध्यान रखिए, अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम+2 आयन होता है। अब हुआ क्या, साइंटिस्ट ने भाई बेरिलियम की प्लेट ली। अब उस बेरिलियम की प्लेट के ऊपर अल्फा पार्टिकल, जैसे आप लोगों की तरफ से अल्फा पार्टिकल आ रहा है, इस पे टकरा रहा है, उधर से आया इधर टकराया, उधर से आया इधर टकराया, तो ये बेरिलियम की प्लेट है, उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल टकराया। ऐसा बहुत देर तक चलता रहा, बहुत टाइम तक चलता रहा। अब बहुत टाइम के बाद जब ये प्रोसेस बंद किया गया, तो उन्होंने क्या देखा, ये जो बेरिलियम की प्लेट थी ये कार्बन के अंदर कन्वर्ट हो चुकी थी। तो भाई ये क्या हुआ, चमत्कार। तो देखिए, चमत्कार तो कुछ भी नहीं होता, पुराने जमाने में जो चमत्कार होते थे
जो वो आप देखते थे ना, कलर चेंज हो जाता था और ये हो जाता, वो सब केमिस्ट्री थी। ठीक है, वो जो जादूगर दिखाया करते थे तो वो सब बेसिकली धुआं आ गया। अब भाई आपने NH4Cl को जलाया तो धुआं तो आना ही है ना, ऑब्वियस सी बात है, व्हाइट कलर की फ्यूम्स तो बनेंगी ही बनेंगी। तो इस तरीके से वो क्या होता था, वो सारे कोई जादूगर वादूगर आप बेवकूफ़ बनाते थे, वो सब केमिकल रिएक्शंस होती थी। तो ऐसे ही ये कोई चमत्कार नहीं हुआ है यहाँ पे, हुआ क्या है, एक सिंपल सा प्रोसेस हुआ है, उसको हम मैथमेटिकल एनालिसिस से देखते हैं। तो देखो हुआ क्या, ये जो हमारी बेरिलियम की प्लेट थी, ये बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है भाई 4 और इसका एटॉमिक नंबर होता है 9। ठीक है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना है 4 और एटॉमिक मास कितना है इसका 9। इसके ऊपर हमारा अल्फा पार्टिकल जाके टकराया। अल्फा पार्टिकल क्या हो गया, हीलियम +2 आयन। अब देखिए +2 आयन तो ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा हमारा 2 और एटॉमिक मास कितना होगा 4। इसके बाद यहाँ पे जब ये कार्बन में कन्वर्ट हुआ तो कार्बन क्या हो गया 6C12। ठीक है, ये सिंपल सा एक मैथमेटिकल प्रोसेस कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे देखिए 4 और 2 6, तो इधर तो 6 आ चुका है हमारा। ठीक है, 6 आ चुका है। यहाँ पे 4 भाई एटॉमिक नंबर जो है ये प्रोटॉन के बराबर होता है। ठीक है, तो 4 और 2 कितना हो गया हमारा 6 बराबर हो गया, यानी प्रोटॉन तो बराबर है। अब यहाँ पे 9 और 4 13, लेकिन यहाँ कितना है केवल 12, यानी वो 1 यूनिट मास कहाँ गया, वो गायब हो गया। गायब वायब नहीं हुआ, वही तो हमारा न्यूट्रॉन है जिसका मास तो 1 है लेकिन आवेश कितना है 0। आई बात समझ में। तो क्या किया, बेरिलियम की प्लेट ली, उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट कराया, तो वो प्लेट किसके अंदर कन्वर्ट हो गई थी हमारी, कार्बन के अंदर कन्वर्ट हुई थी। जब ये पेपर वर्क किया गया तो हमें वहां पे एक और ऐसा पार्टिकल नजर आया जिसके ऊपर आवेश तो 0 होता है लेकिन उसका द्रव्यमान कितना होता है 1 होता है। बस इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, तो न्यूट्रॉन जो है वही, उसकी अगर हम आवेश की बात करें तो उसका जो आवेश है, न्यूट्रॉन पे आवेश कितना होता है 0। भाई आवेश तो है ही नहीं ना उसके अंदर। बात करते हैं अभी द्रव्यमान की, तो उसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। और अगर ग्राम में बात करी जाए तो 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो देखो बच्चों ये क्या हो गया, इसका द्रव्यमान हो गया। ये हो गई हमारे न्यूट्रॉन की खोज, उसका द्रव्यमान और उसका आवेश। ठीक है, अब हम इसको क्या करने वाले हैं, सिंथेसाइज करने वाले हैं। इसको हम क्या करेंगे, एक साथ सिंथेसाइज, किसके ऊपर कितना चार्ज है, कितना द्रव्यमान है, उसको हम सिंथेसाइज करके लिख लेते हैं। तो उसको हमें याद भी रखना है। ठीक है बच्चों। तो न्यूट्रॉन की खोज अलग तरीके से, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज सेम तरीके से, किसके ऊपर कितना आवेश कितना चार्ज, उनको एक साथ हम इकट्ठा करके लिख ले रहे हैं, वो हमें याद रखना है। अगर याद नहीं होगा तो आगे बड़ी समस्या आएगी। तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं भाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं प्रोटॉन, यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं न्यूट्रॉन। ठीक है, सबसे पहले तो बात करते हैं संकेत की, यानी कि सिंबल की। सिंबल की बात करी जाए अगर, तो इलेक्ट्रॉन का सिंबल क्या होता है E-। ई इलेक्ट्रॉन माइनस आवेश को दर्शा रहा है। प्रोटॉन हो जाएगा P+, न्यूट्रॉन हो जाएगा N0। ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इनके सिंबल हो गए। दूसरा द्रव्यमान ले लेते हैं। तो देखो द्रव्यमान की अगर बात करी जाए तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हो गया 9.11 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है, ग्राम में अगर बात करी जाए तो अभी मैंने लिखवाया था, याद भी कर लिया होगा आप लोगों ने, 9.11 इंटू 10⁻28 ग्राम।
तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हमने देख लिया 9.11 इंटू 10 की पावर -31 kg और ग्राम में 9.11 इंटू 10 की पावर -28। प्रोटॉन के द्रव्यमान को देखते हैं। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg। और अगर ग्राम में बात करी जाए तो ग्राम में कितना हो जाएगा ये 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। ठीक है बच्चों। तो बच्चों अगर आपको हमारे चैनल पर हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो उन वीडियोस को लाइक कीजिए और साथ ही साथ उन वीडियोस को शेयर कीजिए। आप अगर उसको शेयर करेंगे तो हो सकता है कोई ज़रूरतमंद बच्चा हो जिसको वो वीडियो की काफ़ी रिक्वायरमेंट हो, तो वो उसको आपके शेयरिंग से देख सकता है। ठीक है बच्चों। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारी पूरी मोशन टीम जो है वो आपके प्यार और स्नेह को देखते हुए काफ़ी मोटिवेटेड है और वो काफ़ी डेडिकेटेड है कि आपको अच्छे से अच्छा लेक्चर प्रोवाइड कर सके ताकि आप उससे कुछ नया और अच्छा सीखें। तो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg और ग्राम में हो जाएगा 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। न्यूट्रॉन की बात करी जाए तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान हल्का सा ज़्यादा होता है बच्चों, 1.675 इंटू 10 की पावर -27 kg। और अगर आप इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1.675 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। ठीक है, हल्का सा ज़्यादा होता है बच्चों न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन से। न्यूट्रॉन का होता है 1.675 जबकि प्रोटॉन का होता है 1.67। ठीक है बच्चों। इसके बाद ये तो हो गया हमारा संकेत और द्रव्यमान। इसके बाद हम एक और द्रव्यमान की बात करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं एकांकी द्रव्यमान। ठीक है बच्चों, इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट मास। अब एकांकी द्रव्यमान क्या होता है बच्चों, देखो जैसे अगर हम ब्लड बैंक में जाएं तो 350 ml ब्लड अगर आपकी बॉडी से निकाल लिया जाए तो उसको हम लोग 1 यूनिट ब्लड बोलते हैं। यानी अगर कोई बंदा 700 ml ब्लड देकर आया है, ठीक है, तो 700 ml ब्लड अगर वो देके आया है इसका मतलब वो 2 यूनिट ब्लड देके आया है। ठीक है, तो हमने क्या किया 350 ml की यूनिट क्वांटिटी को हमने 1 यूनिट बोल दिया, 350 ml को 1 यूनिट बोल दिया। ऐसे मान लो आप मार्केट में गए, मार्केट में आप 12 केले लेके आए, ठीक है, तो मार्केट से 12 केले लेके आए तो आप 12 केले की जगह पे उसको 1 दर्जन केले भी तो बोल सकते हो ना। तो हमने क्या किया, एक बड़े नंबर को छोटे नंबर में कन्वर्ट कर दिया। तो ऐसे ही जो हमारा ये मास है 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg, ठीक है, या -24 ग्राम, ये kg है और ये ग्राम है, ये kg हो गया और ये ग्राम हो गया। तो इस द्रव्यमान को हम लोग क्या बोलते हैं, एक यूनिट द्रव्यमान बोलते हैं। तो यहाँ पे इसका यूनिट द्रव्यमान कितना हो जाएगा, प्लस का 1। ठीक है, कितना हो जाएगा ये 1, प्लस माइनस तो खैर द्रव्यमान में होता ही नहीं है, कितना हो जाएगा इसका 1 हो जाएगा। न्यूट्रॉन का भी कितना हो जाएगा, यूनिट मास 1 हो जाएगा। जबकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, यूनिट द्रव्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मुकाबले कितना होगा, 0 होगा। कैसे होगा भाई 0, देखो प्रोटॉन जो है इसका द्रव्यमान है -24 या -27 रेंज में, इसका है -31। तो पहले तो ये बताओ -27 बढ़ा कि -31 बढ़ा, ठीक है, माइनस का 27 बड़ा हो जाएगा। अब माइनस का 27 माइनस के 31 से कितना बड़ा, 10,000 गुना बड़ा। भाई इसको 31 को -31 को 10,000 से मल्टीप्लाई करो, जब इसको तुम 10,000 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो 10 की पावर कितना आएगा, माइनस का 27 आएगा। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोटॉन के मुकाबले 10,000 गुना छोटा है। इट मीन्स, कैसे समझो इसको, एक हाथी है मान लो, वो हाथी कितना है, 1000 किलो का है, तुमने 10 हाथी ले लिए, 10 हाथी के सामने एक चींटी रख दो, हाँ कुछ वैसा ही तो हुआ ना भाई, इलेक्ट्रॉन जो है वो चींटी है और ये जो प्रोटॉन है ये 10 हाथी मान लो, इनका द्रव्यमान इतना डिफरेंस है द्रव्यमान का। ठीक है, तो अगर तुम इस द्रव्यमान को 1 यूनिट द्रव्यमान बोल रहे हो तो ये कितना होगा भाई, 0 यूनिट द्रव्यमान ही तो होगा। ठीक है, तो यही तो रीजन होता है इलेक्ट्रॉन के जाने या आने का। इलेक्ट्रॉन कहीं से रिमूव हो जाए या कहीं पे ऐड हो जाए तो द्रव्यमान पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, जैसे सोडियम है, सोडियम का द्रव्यमान, अच्छा कौन से द्रव्यमान पे फर्क नहीं पड़ता है, यूनिट द्रव्यमान पे। जैसे सोडियम है मान लो, सोडियम का द्रव्यमान कितना होता है भाई, यूनिट द्रव्यमान होता है उसका 23। अब मान लो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल गया,
तो Na प्लस आयन बन गया। अब क्या Na प्लस आयन का द्रव्यमान यूनिट द्रव्यमान चेंज हो जाएगा? नहीं, Na प्लस आयन का यूनिट द्रव्यमान चेंज नहीं होगा, वो अभी भी 23 ही रहेगा। या मान लो क्लोरीन है, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया। अब अगर क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा तो वो क्या बन जाएगा? Cl माइनस बन जाएगा। Cl माइनस बन जाएगा, इसका मतलब उसके द्रव्यमान पे फर्क पड़ेगा क्या? कि नहीं, उसके द्रव्यमान पे भी कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन आवे चाहे इलेक्ट्रॉन जावे, यूनिट द्रव्यमान पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसका यूनिट द्रव्यमान कितना होता है? 0 होता है। ठीक है बच्चों, अभी हम बात करते हैं चार्ज की, यानी कि आवेश की। तो देखो बच्चों, आवेश की अगर बात करी जाए तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश होता है माइनस। माइनस साइन क्यों? क्योंकि उसका नेचर वैसा होता है। और मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन के ऊपर कितना होता है? प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। न्यूट्रॉन पे कितना होता है बेटा? 0, क्योंकि न्यूट्रॉन तो उदासीन प्रवृत्ति का होता है। ठीक है बच्चों, इसी के बाद बात करते हैं हम एकांकी आवेश, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग यूनिट चार्ज। ठीक है बेटा, अब यूनिट चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम को हमने 1 यूनिट चार्ज बोला है, तो ये -1 यूनिट चार्ज होगा, ये +1 यूनिट चार्ज होगा, और ये कितना होगा? 0। यही रीज़न है कि भाई सोडियम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही उसमें से जाएगा, यानी एक ऋणात्मक आवेशित कण उसमें से निकल गया, ठीक है बच्चों, तो उसके ऊपर +1 आवेश आ जाएगा। ऐसे ही क्लोरीन है, क्लोरीन क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, यानी ऋणात्मक आवेशित कण वो ग्रहण कर रहा है, तो उसके ऊपर कितना चार्ज आता है? -1 आ जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो गया भाई? अपना इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुछ चीज़ें हैं, संकेत, द्रव्यमान, यूनिट मास, आवेश, यूनिट चार्ज, ये हमें याद रखने। एक बार फटाफट में रिवाइज करा देता हूँ। इलेक्ट्रॉन का संकेत क्या होता है? E-, प्रोटॉन का P+, न्यूट्रॉन का N0। द्रव्यमान कितना होता है? 9.11 इंटू 10⁻31 kg, जबकि ग्राम में होता है 9.11 इंटू 10⁻28 ग्राम। प्रोटॉन का होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg और 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। ग्राम केजी को ग्राम में कैसे कन्वर्ट करोगे? 1000 से मल्टीप्लाई करके, तो इनको हमने 1000 से मल्टीप्लाई करके ग्राम में कन्वर्ट कर लिया है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन से हल्का सा ज़्यादा होता है, लेकिन हम याद लगभग जब हम ये यूज़ करना होता है तो हम दोनों का द्रव्यमान लगभग बराबर ही लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो 1.675 इंटू 10⁻27 kg और 1.675 इंटू 10⁻24 ग्राम। इलेक्ट्रॉन का जो यूनिट मास है वो 0, प्रोटॉन का 1, न्यूट्रॉन का 1। चार्ज की बात करी जाए तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और जो प्रोटॉन होता है वो होता है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, न्यूट्रॉन है वो 0। तो यूनिट चार्ज की अगर बात करी जाए तो इलेक्ट्रॉन का -1, प्रोटॉन का +1 और न्यूट्रॉन का कितना हो जाएगा बच्चों? 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई प्रोटॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन है और न्यूट्रॉन है, इनमें सबसे ज़्यादा मास किसका होगा? तो कई बार बच्चों, अच्छा कई बार ऑप्शन ऐसा होता है कि भाई यहाँ तो चलो ऐसे दे दिया इन्होंने, इस तरीके से बना के दे दिया, ठीक है ना। मान लो ऑप्शन कुछ ऐसा होता कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है प्रोटॉन ज़्यादा हो गया और इन दोनों का बराबर लिखा हुआ है, दोनों मान लो ऑप्शन है और आपको चूज़ करना है, तो जो हमारा आंसर होगा वो ऊपर वाला ऑप्शन होगा। ठीक है, तो ये मान लो ए ऑप्शन है, ये मान लो बी ऑप्शन है, तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ए होगा। कई बार क्या होता है कि कुछ बच्चे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास यूज़ करते करते 1.67 इंटू 10⁻⁻27 ये भूल ही जाते हैं कि न्यूट्रॉन का मास जो है वो प्रोटॉन से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो सेट करिए, न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, दैट इज़ 1.675 इंटू 10⁻27 kg। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है बच्चों, तो आओ बच्चों एक और टॉपिक हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं विशिष्ट आवेश, यानी कि स्पेसिफिक चार्ज।
तो हमारा अगला टॉपिक है विशिष्ट आवेश, यानी कि स्पेसिफिक चार्ज। विशिष्ट आवेश या स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है भाई? ये सिंपल सा एक अनुपात होता है आवेश और द्रव्यमान का। तो हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। देखो डेफिनेशन कुछ खास काम की है नहीं, हमारा सीधा फॉर्मूला काम का है। स्पेसिफिक चार्ज जिसको शॉर्ट में हम एस डॉट सी लिख लेते हैं। स्पेसिफिक चार्ज होता है हमारा आवेश बटा द्रव्यमान। ठीक है बच्चों, स्पेसिफिक चार्ज बराबर आवेश बटा द्रव्यमान। अब देखो आवेश की जो यूनिट होती है वो क्या होती है हमारी? कूलम। और द्रव्यमान हम ग्राम या केजी में पुट करेंगे, आप जिसमें भी पुट करेंगे उसके अकॉर्डिंग वहां पे यूनिट चली जाएगी। तो यूनिट क्या हो जाएगा इसका? कूलम पर ग्राम। दिस इज, ये क्या हो जाएगा हमारा? स्पेसिफिक चार्ज हो जाएगा, यानी कि आवेश बटा द्रव्यमान। आइए इस पे कुछ एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपको बोला कि आपको स्पेसिफिक चार्ज यानी कि विशिष्ट आवेश ज्ञात करना है। किसका ज्ञात करना है भाई? मान लीजिए आपको दे दिया उन्होंने प्रोटॉन दे दिया। प्रोटॉन का आपको क्या ज्ञात करना है? स्पेसिफिक चार्ज ज्ञात करना है। ठीक है, तो कैसे ज्ञात करेंगे? स्पेसिफिक चार्ज क्या हो गया हमारा? आवेश बटा द्रव्यमान। ठीक है, प्रोटॉन का आवेश कितना हो जाएगा? 1.67 इंटू 10 की पावर -19। द्रव्यमान कितना हो जाएगा इसका? 1.67। इसका चार्ज कितना हो जाएगा? 1.6 इंटू 10 की पावर -19। मास कितना हो जाएगा? 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। ठीक है, हमने ग्राम में ले लिया, -24 ग्राम हो जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.6 डिवाइडेड बाय 1.67। जब हम करेंगे तो 9 से थोड़ा सा छोटा आएगा, इसको आप लोग सॉल्व कर ही लेंगे। ठीक है, ये क्या आ जाएगा हमारा? कूलम पर ग्राम के अंदर इसका स्पेसिफिक चार्ज आ जाएगा। इस तरीके से मान लीजिए आपको स्पेसिफिक चार्ज निकालना है इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज हम C/m, सेम लॉजिक लगाएंगे। ये हो जाएगा भाई, चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। और जो मास है ये हो जाएगा 9.11 इंटू 10 की पावर -28 ग्राम। इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, हमें स्पेसिफिक चार्ज मिल जाएगा। तो सॉल्व कर लेते हैं भाई। 1.6 डिवाइडेड बाय 1.67 यानी कि 160 डिवाइडेड बाय 167 डेसिमल हटाने के बाद में, तो ये जाएगा 0.9 टाइम जाएगा। 7 9 जा 63, 6 9 जा 54, 60 का 0, 6 9 1 जा 9, 15। ये आ जाएगा। 10 में से 3 गया 7, 9, ये आ गया 0। इधर की तरफ चला जाएगा 4, 7 4 जो 28 से 24, 28 26, 4 1 जा 4, 5 6। हाँ 5 बार जा सकता है क्या? 7 बार 35, 3 30, 33 6 7 8। हाँ 5 बार चला जाएगा। तो ये हो जाएगा अपना 7 5 जा 35, 3 6 5 30, 33 बचा 3 5 6 7 8। ठीक है, तो 0.95 ही ले लेते हैं अपन। तो ये जब हम इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो ये हो जाएगा हमारा 0.95 इंटू 10 की पावर, इधर देखिए -19 है, -24 ऊपर जाएगा तो प्लस का 24 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका प्लस का 5। और अगर इसको देखा तो 9.5 इंटू 10 की पावर 4 कूलम पर ग्राम। अगर इसी को हमें केजी में कन्वर्ट करना है तो ये केजी में कितना हो जाएगा हमारा? 9.5 इंटू 10 की पावर। भाई आप मान लो यहाँ 24 की जगह कितना पुट करते भाई? माइनस का 27 पुट करते, ऊपर जाके प्लस 27 हो जाता है, यानी 3 बढ़ जाता। तो 4 की जगह पे कितना जाएगा? 5 6 7 कूलम पर ग्राम। इसी तरीके से हम लोग इलेक्ट्रॉन को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 160 डिवाइडेड बाय 911, डेसिमल हमने हटा दिया है, तो 160 डिवाइडेड बाय 911। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 0.91911। 10 में से 1 गया, ये बचा 9, 9 में से 1 गया बचा 8,
इधर हो जाएगा हमारा 9 10 11 12 13 15 6, इधर आ जाएगा 0, ये जाएगा 9 3 27 9 4 36 7 9 7 केटा 7 1 7 7 7 9 63, 10 में से 7 गया 3 7 8 9, 1 आ जाएगा 3 4 5 6 7 8 5 0 0 5 टाइम्स 0.175 हम ले लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा 0.175 इंटू 10 की पावर। भाई इधर है 19 ऊपर, नीचे है -28, -28 ऊपर जाके प्लस का 28 हो जाएगा, तो कितना बचेगा 9 बचेगा। ठीक है बच्चों, इसको और सिंप्लीफाई किया तो 1.75 इंटू 10 की पावर 8 कूलम पर ग्राम। अगर इसको हम लोग केजी में कन्वर्ट करते हैं तो ये आ जाएगा 1.75 इंटू 10 की पावर 8 9 10 11 कूलम पर केजी। ठीक है, यहाँ पे भी क्या आएगा आपका केजी आएगा। तो इस तरीके से हमने क्या किया, स्पेसिफिक चार्ज कैलकुलेट किया। एक और स्पेसिफिक चार्ज देखते हैं हम लोग न्यूट्रॉन के लिए। तो मान लीजिए स्पेसिफिक चार्ज अगर हमें निकालना है न्यूट्रॉन का, तो वही लॉजिक लगाना है हमें, चार्ज अपॉन मास। तो देखो न्यूट्रॉन का चार्ज कितना होता है 0, तो इसका तो स्पेसिफिक चार्ज ही कितना आ जाएगा 0, कैलकुलेशन की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, स्पेसिफिक चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। अच्छा मान लो तुमसे किसी ने पूछा कि भाई स्पेसिफिक चार्ज न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में से, ठीक है, किसका सबसे ज़्यादा होगा। तो देखो वैसे तो मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया है, लेकिन लॉजिक हमें क्या इस्तेमाल करना है वो ज़रा हम देखते हैं। तो भाई देखो न्यूट्रॉन का तो 0 होगा, ये तो हमारा क्या हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा स्पेसिफिक चार्ज। ठीक है, अब बचा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का। तो देखो हमें करना क्या है, लॉजिक क्या लगाना है, स्पेसिफिक चार्ज इज इक्वल टू चार्ज अपॉन मास, यानी स्पेसिफिक चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के मामले में उनका जो चार्ज होगा वो तो सेम ही होगा। ठीक है, तो स्पेसिफिक चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, हमारा मास हो जाएगा। तो जिसका मास कम, देखो व्युत्क्रमानुपाती है बेटा, है ना, तो जिसका द्रव्यमान कम होगा उसका विशिष्ट आवेश क्या होगा, ज्यादा होगा। तो किसका द्रव्यमान कम होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में से इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कम होता है, यानी उसका विशिष्ट आवेश क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज सबसे ज्यादा आएगा, उससे कम होगा प्रोटॉन का, और सबसे कम होगा हमारा न्यूट्रॉन का। ये क्या हो गया हमारा स्पेसिफिक चार्ज का ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये क्या है, हमारा विशिष्ट आवेश है, स्पेसिफिक चार्ज है। तो देखो इसको करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन पे क्या आवेश होता है, कितना उनका द्रव्यमान होता है, उन सब चीज़ों का पता होना ज़रूरी है। ठीक है बच्चों, तो अभी तक हमने क्या क्या देखा, इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई, प्रोटॉन की खोज कैसे हुई, न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई। ठीक है, उसके बाद हमने उनके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के ऊपर आवेश क्या है, द्रव्यमान क्या है, उनको देखा। उसके बाद हमने क्या देखा भाई, स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है, उससे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। अभी हम कुछ और फंडामेंटल पार्टिकल, मूलभूत कणों के ऊपर चलते हैं, जो हमें कहीं ना कहीं यूज़ आते ही रहेंगे। तो उनको हम लोग क्या करते हैं, पहले ही ख़त्म कर लेते हैं, है ना, उनको पहले ही हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि वो बीच बीच में हमें प्रॉब्लम ना करें। और एक और बात ध्यान करिए, हमने जब न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में पढ़ा था, तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के अंदर अल्फ़ा पार्टिकल का जिक्र हुआ था। उस अल्फ़ा पार्टिकल कहाँ से आया उसको हम लोग समझते हैं। तो अगला हेडिंग डालिए, रेडियो एक्टिविटी। ठीक है बच्चों, अब रेडियो एक्टिविटी क्या होता है, देखिए रेडियो एक्टिविटी बेसिकली क्या है, एक फिनोमिना है। कुछ रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन, रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं जैसे कि हमारा यूरेनियम। ठीक है, देखो बहुत साल पहले बच्चों एक साइंटिस्ट थी मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी जो है उनका रेडियो एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा योगदान है। मैडम क्यूरी और उनके हस्बैंड थे हेनरी बैकवेल, दोनों ने इस फील्ड में बहुत ही अच्छा काम किया था और हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने बताया था रेडियो एक्टिविटी से जुड़ी हुई। तो हुआ क्या बेसिकली, देखो एक बार उन साइंटिस्टों ने
एक सेट तैयार किया, एक सेटअप तैयार किया। सेटअप किस तरीके से था जरा समझना। तो देखो बच्चों, ये एक ब्लॉक लिया उन्होंने। ये जो ब्लॉक है इसको हम लोग बोलते हैं, ये किसका बना हुआ होता है? लेड का। लेड का सिंबल क्या होता है? पीबी। तो ये क्या हो गया हमारा? एक लेड का एक ब्लॉक है। इसके अंदर हमने क्या किया? यूरेनियम रख दिया। ठीक है, यूरेनियम जो होता है ये रेडियो एक्टिव तत्व होता है। तो ये हमने यूरेनियम रख दिया। यहाँ पे हमने क्या किया? दोनों तरफ प्लेट्स लगा दी। एक तरफ पॉजिटिव प्लेट है और दूसरी तरफ नेगेटिव प्लेट है। ऊपर हमने क्या किया? फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगा दी। फ्लोरोसेंट स्क्रीन। फ्लोरोसेंट स्क्रीन क्या होती है? इसके ऊपर अगर कोई आवेशित कण यानी कि चार्ज किरणें हो चाहे कण हो, अगर जाके वो टकराएगा तो वो क्या हो जाता है? उसके ऊपर निशान छोड़ देता है, जिसकी वजह से हमें ये पता चल जाता है कि वहां कोई ना कोई कण टकराया है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है? यूरेनियम जो है ये यहाँ पे रखा हुआ है हमने। अब ये यूरेनियम से किरणें निकली और वो किरणें जो हैं वो बेसिकली 3 अलग अलग जगह पे जाके टकराई। ठीक है, ऐसे 3 अलग अलग जगह पे हमें क्या मिले? स्पॉट्स मिले। ठीक है, तो पहले तो किरण यहाँ से निकली। ठीक है, और एक प्रकार की किरण धनात्मक आवेशित प्लेट की तरफ आकर्षित हो गई, दूसरे तरफ की किरण ऋणात्मक आवेशित प्लेट की तरफ आकर्षित हो गई, और एक टाइप की किरण जो है वो बिना किसी डिफ्लेक्शन के, बिना कहीं मुड़े एकदम सीधी चली गई। तो यहाँ से इन साइंटिस्टों ने क्या किया? एक अंदाजा लगाया। उन्होंने क्या अंदाजा लगाया कि भाई ये जो कण होते हैं, इन कणों पर भाई ये कणें जो हैं ये 3 प्रकार से मिलके बनी। ये जो तरंगे होती हैं, किरणें होती हैं, ये 3 प्रकार की चीजों से मिलके बनी होती है। एक जिन पे क्या होता है? पॉजिटिव आवेश। अब जिनके ऊपर पॉजिटिव आवेश होता है इनको हम लोग बोलते हैं अल्फा। ठीक है, अल्फा पार्टिकल, अल्फा कण। ठीक है, ये अल्फा किरणें भी बोल सकते हैं। दूसरा जो होता है जो नेगेटिव की तरफ डाइवर्टेड होती हैं। ठीक है, एक सेकेंड बच्चों, यहाँ पे क्या है? यूरेनियम रखा हुआ है। यूरेनियम से निकली तरंगे और ये 3 अलग अलग दिशाओं में गई। एक प्रकार की किरणें किधर की तरफ आकर्षित हुई? पॉजिटिव प्लेट की तरफ। जो पॉजिटिव प्लेट की तरफ आकर्षित हुई उनके ऊपर कौन सा आवेश होगा भाई? ऋणात्मक आवेश होगा, यानी नेगेटिव आवेश होगा। अब नेगेटिव आवेश जो है यानी ये किससे मिलके बनती है? हमारी इलेक्ट्रॉन से। यानी हम लोग इनको क्या बोल सकते हैं? कैथोड किरणें भी बोल सकते हैं। भाई कैथोड किरणें भी तो इलेक्ट्रॉन से मिलकर ही बनी थी ना। तो ये क्या हो गई हमारी? नेगेटिव आवेश, इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अब इनको बोला क्या गया? इनको बीटा किरणें बोला गया। ठीक है, क्या बोला गया? इनको बीटा किरणें बोला गया। यहाँ पर जो ये कण थे इनके ऊपर कैसा आवेश आएगा बेटा? पॉजिटिव आएगा। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव की तरफ आकर्षित हुई थी। अब ये जो है ये बेसिकली क्या थे? हमारे हीलियम+2 आयन थे, और इनको क्या बोला गया? अल्फा कण बोला गया। इनको क्या बोला बेटा हमने? अल्फा कण बोला। और जो बिना किसी डिफ्लेक्शन के चले गए थे, ये कोई कण नहीं, ये केवल तरंगे थी, इसीलिए इनको क्या बोला गया? गामा तरंगे बोला गया। क्या बोला गया? इनको गामा तरंग बोला गया। तो ये 3 और पार्टिकल हमारे क्या है? फंडामेंटल पार्टिकल्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन छोटे पार्टिकल्स थे, वैसे ये भी क्या है? हमारे काफी छोटे पार्टिकल है, जिसमें एक तो इलेक्ट्रॉन ही है, एक हीलियम+2 है। तो इसको भी हम लोग ये बेसिकली पार्टिकल क्या हो गया? अल्फा पार्टिकल क्या हो गया अपना? एक तरीके से आयन हो गया, या हीलियम+2 आयन बोल लो। तो इनकी भी हमें क्या करनी है? प्रॉपर्टीज को याद रखना भाई, किस पे कितना चार्ज होता है, कितना द्रव्यमान होता है। तो वो हम लोग एक बार और टेबल की फॉर्म में बना लेते हैं। तो सबसे पहले जो है हमारा यहाँ पे हम ले लेते हैं अल्फा,
इधर ले लेते हैं हम बीटा, इधर ले लेते हैं हम गामा। ठीक है बच्चों, अल्फा को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा ही बोलते हैं इंग्लिश में, बीटा को हम लोग बीटा ही बोलते हैं इंग्लिश में, और गामा को हम लोग गामा ही बोलते हैं इंग्लिश में। भाई नाम थोड़ी ना बदल जाते हैं, ठीक है। तो चलिए अभी हम क्या करते हैं, जैसे हमने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में ज्ञात किया था, वैसे हम इसके लिए भी पॉइंट्स हमें याद रखने हैं। सबसे पहला तो भाई सिंबल यानी कि संकेत। तो अल्फा का संकेत क्या होता है, देखो इस तरीके से, ये क्या है, इनके सिंबल हैं, तो ये हो गया अल्फा। ठीक है, बीटा कैसा हो जाएगा, ये हो गया बीटा, ये कैसा हो जाएगा हमारा गामा। ठीक है, ये हो गया हमारे अल्फा बीटा और गामा। इसके बाद संकेत के बाद बात करते हैं हम कण, यानी ये किससे मिलके बनते हैं। ठीक है ना, तो भाई अल्फा किससे मिलके बनता है, हीलियम +2 आयन से। ये किससे बनता है हमारा, हीलियम +2 आयन से। बीटा किससे मिलके बनता है, इलेक्ट्रॉन से, और इसीलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं, कैथोड रेज भी हम इसको बोल सकते हैं। यानी कैथोड रेज बोलो चाहे बीटा बोलो, एक ही बात है। गामा देखो कोई कण नहीं होता इनमें, गामा क्या होता है, केवल और केवल उच्च ऊर्जा तरंगे होती हैं। क्या होती है भाई, उच्च ऊर्जा तरंगे होती हैं, इनमें कोई कण नहीं होता। भाई तरंगे क्या होती हैं, जैसे हमारे मोबाइल नेटवर्क के अंदर नेटवर्क जो आता है ना, मोबाइल के अंदर हमारा जो नेटवर्क आता है वो क्या है, तरंगे ही तो हैं। तो इसी तरीके से गामा जो है ये क्या है, उच्च ऊर्जा तरंगे हैं। ये क्या हो जाएगी हमारी उच्च ऊर्जा तरंग। ठीक है, कोई कण इसमें नहीं होता। अब बात करते हैं हम द्रव्यमान की, केजी में। तो देखो हीलियम +2 जो है, हीलियम +2 कैसे बना है भाई, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। अब इसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन तो बचा ना। अब 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, उनका ग्राम में मास आप लोग सेम मान लो या केजी में सेम मान लो। तो बेसिकली इसका कितना हो जाएगा, 4 × 1.67 × 10⁻⁻27 kg। और आप लोग इसको ऐसे भी शॉर्ट में याद रख सकते हो, 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना अगर आप कर देते हो तो वो किसका द्रव्यमान आ जाएगा, आपको अल्फा कणों का द्रव्यमान आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन का तो द्रव्यमान आप लोग जानते ही हैं, 9.11 × 10⁻31 kg। गामा जब भाई आपके कोई कण ही नहीं है, केवल तरंगे हैं, तो उनके द्रव्यमान की तो बात ही नहीं होती। ठीक है, इसी तरीके से हम यूनिट द्रव्यमान की अगर बात करी जाए, ठीक है, एकाकी द्रव्यमान, एकांकी द्रव्यमान, तो भाई इसका एकांकी द्रव्यमान कितना होगा, 4 यूनिट। ठीक है, इसका कितना होगा, नेग्लिजिबल, और ये तो केवल रेज हैं तो इनका तो होना ही नहीं है। इसी तरीके से बात करते हैं हम अभी आवेश की। तो आवेश की अगर बात करी जाए तो अल्फा पे देखो यहाँ नजर आ रहा है हमें सीधे सीधे +2 आवेश है, यानी +2 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का आवेश तो जानते ही हैं आप लोग, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम हो जाता है। और गामा क्योंकि उच्च ऊर्जा तरंगे हैं केवल, तो इनके ऊपर तो आवेश होने का कोई सवाल पैदा नहीं होता है। ठीक है बच्चों, अभी एकांकी आवेश की बात कर लेते हैं। तो देखो इसके ऊपर एकांकी आवेश कितना होगा, +2 यूनिट। ठीक है, इसके ऊपर कितना होगा, -1 यूनिट, और इसके ऊपर तो होगा ही नहीं, क्योंकि भाई ये क्या है, केवल तरंगे हैं। तो बच्चों ये क्या है, हमारा रेडियो एक्टिविटी है। तो देखो रेडियो एक्टिविटी बेसिकली होता क्या है कि कुछ जो अस्थायी नाभिक होते हैं वो स्वयं ही अपने आप ही क्या करते हैं, टूटते रहते हैं। और जब वो टूटते हैं तो वो विभिन्न प्रकार की क्या करते हैं, तरंगे उत्पन्न करते हैं। तो वो जो तरंगे हैं वो क्या है, बेसिकली अल्फा बीटा और गामा है। ठीक है ना बच्चों,
अब ये तत्व है जो अपने आप ही स्वयं टूटता रहता है, उसको बोलते हैं हम रेडियो एक्टिव तत्व, ठीक है ना। और ये जो गुणधर्म है, जो प्रॉपर्टी है, उसको हम लोग बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। फिर हमने क्या किया, जो हमारे कण थे अल्फा बीटा और गामा, जो किरणें थी, उनकी हमने क्या किया, एक टेबल फॉर्मेट में कितना द्रव्यमान होता है, कितना आवेश होता है, वो सारा हमने इनके ऊपर स्टडी किया है। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ये भी हमारे कहीं ना कहीं यूज आता रहता है। अब देखो यहाँ से हम स्पेसिफिक चार्ज देखो निकालना सीख ही चुके हैं। तो स्पेसिफिक चार्ज का एक क्वेश्चन और हम लोग यहाँ पे करते हैं, रेशो, ठीक है। स्पेसिफिक चार्ज रेशो आपको ज्ञात करना है प्रोटॉन तथा अल्फा कण का, ठीक है बच्चों। प्रोटॉन तथा अल्फा कण का क्या करना है, आपको रेशो ज्ञात करना है। तो देखो विशिष्ट आवेश जो है यानी स्पेसिफिक चार्ज जो है वो होता क्या है, आवेश बटा द्रव्यमान होता है, ठीक है ना। अब अगर आप ध्यान दो तो अल्फा कण जो है इसका प्रोटॉन के साथ में सीधा रिलेशन हम यहाँ देख चुके हैं, और आवेश का प्रोटॉन के आवेश के साथ का भी रिलेशन हमें यहाँ पे मिल जाएगा। तो हम क्या कर देते हैं यहाँ पे, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटॉन अपॉन स्पेसिफिक चार्ज ऑफ अल्फा कण बराबर चार्ज अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन इनटू मास अपॉन चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल। इनवर्स रिलेशन अपने को यूज में लेना है ना। अगर ऐसे नहीं आया आप लोगों को समझ में तो इसको ऐसे लिख लीजिए, चार्ज अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन चार्ज अपॉन मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, ठीक है बच्चों। तो स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटॉन अपॉन स्पेसिफिक चार्ज ऑफ अल्फा इज इक्वल टू, देखो चार्ज ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा अपना, भाई इसको मैं चार्ज ऑफ प्रोटॉन ले लेता हूँ, ठीक है। मास ऑफ प्रोटॉन को मैं मास ऑफ प्रोटॉन ले लेता हूँ। अब जो अल्फा पार्टिकल है इसका तो मैं रिलेशन डायरेक्टली यूज में ले सकता हूँ ना। तो यहाँ पे देखो अल्फा पार्टिकल के ऊपर चार्ज कितना होगा, 2 टाइम्स ऑफ चार्ज ऑन प्रोटॉन अपॉन मास कितना होगा, 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। बस यहाँ से इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हमारा एज इट इज कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको जब आप आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4/2, इसको जब और सॉल्व किया तो 2/1, यानी स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज टू स्पेसिफिक चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल हो जाएगा हमारा 2:1, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, स्पेसिफिक चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच बच्चों। तो बच्चों अगर आप चाहते हैं कि हम जो यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, लेक्चर्स जो भी आ रहे हैं वो आप तक पहुँच सके, आपको अवेलेबल हो सके, तो आप आज ही हमारे नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो है बच्चों 180021217999, ठीक है बच्चों। तो इस पे आप लोग कॉल कर सकते हैं और हमारे वीडियो लेक्चर्स आप तक पहुंच जाएंगे।